हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड नीट के लिए गेस्ट पेपर है। हमने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड गेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया है। ये थर्ड है जिसमें मैं ये पेपर ना कम्युनिटी पोस्ट पे देता हूँ, यूट्यूब के फ्री में है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। आप पहले खुद से सॉल्व करते हो, फिर मैं बताता हूँ। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने बहुत एनालिसिस के बाद बनाया है। इससे पहले मैं कुछ महीने पहले आपको बताया था कि नीट का पेपर हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे। मैंने 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताया था। जो पहला स्टेप था 37 ईयर PY करना है, जो मैंने करा दिया। दूसरा स्टेप था मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो भी मैंने दे दिया। तीसरा स्टेप था जो नीट का गेस्ट पेपर कर लो, बस 10 to 20 गेस्ट पेपर करा देंगे, आप कर लो, पेपर आपका यहीं से आएगा। और ये क्वेश्चन जो आएंगे ना पूरा चैप्टर से कवर है, आपको कहीं ना कहीं वो चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। जो भी ट्रिक टेक्निक यूज होगा ना, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। फिलहाल क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है ये। पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट इतना डिग्री केल्विन, मतलब केल्विन में गिवन है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट बोला है। तो आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको केबी गिवन है, है ना, ये कांस्टेंट होता है। एलिवेशन इन आप पढ़ते हो जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो केबी होता है कांस्टेंट। तो देखो होता क्या है, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है आपको पता है, आई KB इंटू एम क्या होता है, मोलैलिटी। अच्छा, जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आई की वैल्यू आप लिखते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 मान लेते हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू 1 हो जाएगा जब आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रो या वीक इलेक्ट्रोलाइट केस बोल लोगे, या वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, सिंपली 1। अब देखो, आप डेल्टा टीबी जो लिखते हो, यहाँ पे हमारे पास जो इसको और अच्छे से लिखोगे तो TB नॉट माइनस TB होता क्या है, जो ये है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। किसका है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ध्यान देना, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो, ये पूरा वैल्यू आपको गिवन था, कितना गिवन था, डेल्टा टीवी आपको गिवन है 0 पॉइंट, देखो 0 पॉइंट ये नहीं, यहाँ पे डेल्टा टीवी की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ डेल्टा टीवी की वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे ये आई तो 1 ही रख दो। अब इसको तो हट, कुछ टेंशन की बात है नहीं। KB लिखो यहाँ पे, KB इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे TB सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना गिवन है, 73752 माइनस, और आपके पास सॉल्यूशन का 73 गिवन है 1, KB की वैल्यू 0.52 गिवन है। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है ना। तो ये आपको पता होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे आपको सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो आपको वेट गिवन है, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल बराबर लिख लोगे सॉल्यूट 2 वेट हो गया। मॉलिक्यूलर मास आपको पता नहीं था, सॉल्यूट वही तो पूछा था, मॉलिक्यूलर मास आपको पता नहीं था, मोलर मास आप लिख ही लो। और आपके पास सॉल्वेंट कितना गिवन था, 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट गिवन था। तो 20 ग्राम को आपको केजी में चेंज करना है। तो देखो क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना। तो आपके पास अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, है ना। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 kg। अब आपके पास पूछा कितना था, 20 ग्राम बराबर पूछा था। तो 20 ग्राम बराबर आप लिखोगे, 20 ग्राम बराबर केजी में चेंज करना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये केजी में हो गया, ये केजी में हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो, क्या कर लोगे, 20/1000, ये केजी में लिखना है ना, हमेशा मोलैलिटी केजी में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू पूरा निकल के आएगा, यहाँ पे मोलर मास निकाल लोगे ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर नहीं निकाल पाओगे तो वो भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 0, 7 में 0 और ये 0, है ना। समझ पा रहे हो, ये वैल्यू आपके पास मैं लिख रहा हूँ, माइनस करना है। और वहाँ पे आपके पास ये 0.52 ये गिवन था, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू आप पूरा कैंसिल कर लोगे, मैं तो कहूँगा। देखो 0.52 ये हो जाएगा, और आपके पास 2 अपॉन मोलर मास ये हम लिख लेते हैं, अपॉन ये 10 to 1000 लिख लेते हैं, अपॉन 20। तो यहाँ पे जो आपके पास मोलर मास निकल के आ जाएगा ओवरऑल, आपके पास ये 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल आप निकाल लेना।
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये। देखो इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो लॉन्ग कट मेथड और एक शॉर्टकट। तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं बचा है। बाकी आपको और भी जो ट्रिक है वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लेना। आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही ईजिली, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक कहीं पे फेल नहीं होते। मैंने इस तरीके से बनाया। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। द हाफ लाइफ इज ए 30, आपको हाफ लाइफ गिवन है 30 मिनट गिवन है, वो गलत लिखा है mm है ना, 30 मिनट। द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, 75% के लिए कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन कितना आपके पास टाइम लगेगा, है ना। तो भाई एक डायरेक्ट तरीका मैं बताता हूँ। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है टी 75% कंप्लीशन बोलता है तो 2 इंटू टी हाफ, डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो कभी भी। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 75% बोलता है तो आप ऐसे 2 टी हाफ आपको पता है 30 और ये कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। आंसर आ गया तुरंत। अब आप कहोगे सर और आ जाएगा 99% आ जाएगा, तो 99.9 आ गया तो 10 इंटू टी हाफ हो जाता है ना। ये पूरा केमिकल काइनेटिक्स आप IIT थिंकिंग सर्च कर लेना, आ जाएगा, उसमें मैंने पूरा बताया है, शॉर्ट ट्रिक है ना, तो आप उसे सॉल्व कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसमें बोला था द वेपर प्रेशर ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ कर्व ऑफ अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम इज सोन बाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट आपसे बोला था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको समझा देते हैं। यहाँ पे आपको जो ये वाला ग्राफ है ये आपके पास सॉल्वेंट का है, ठीक है, बना ये सॉल्वेंट है। आपके पास होता क्या है जब आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, आप ये जो है ना ये आपके पास सॉल्यूशन है। कब सॉल्यूशन है? जब आपके पास सॉल्वेंट तो था ही और आपके पास एक सॉल्यूट ऐड किया गया जो कि नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल। और कोई भी चीज़ नॉन वोलेटाइल में ऐड करते हो तो हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर ये ऊपर था और यहाँ पे ये नीचे हो गया तो घट गया, ठीक है। तो बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको पहले सबसे पहले तो ये समझना होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है किसके? वेपर प्रेशर के, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास ध्यान से देखो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है और आपके पास वेपर प्रेशर भी बराबर हो। वेपर प्रेशर तो यहाँ पे है और यहाँ पे ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों बराबर है। और यहाँ पे बराबर है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, तो वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका पूछा था? पूछा था आपसे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछा था। तो सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट तो ये वाला है, तो यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 82। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 82 हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा, है ना। और चेंज निकालते हो तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम आता है, तो टेंशन की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा, आपसे बोला था आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड जेड। तो देखो ये आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना था, आपको रिएक्शन याद होना था। तो ClO आपको गिवन था। अगर इसकी रिएक्शन जब आप किससे कराते हो? NO2 से कराते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास जो होता है ClO और यहाँ पे साथ में NO2, ठीक है। फर्दर जब आप इसमें H2O डालते हो तो आपके पास HOCl आ जाता है और साथ में क्या बन जाता है? HNO3। तो ये आपके पास Z है, ये आपके पास Y है और ये आपके पास X है। ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ए सही हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए बी द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वाज फाउंड टू इतना द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर के 3 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक वैरायटी है जो मैं आपको ट्रिक से ये भी बता दूंगा। तो कभी भी रेट कांस्टेंट आपसे बोलता है, रेट कांस्टेंट अगर का जो आपके पास गिवन हो तो मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स होता है ना। ये आप याद कर लो, ये ट्रिक आपको ऑर्डर निकालने का ट्रिक है। अब आपको जो गिवन है उसे लिख लो। गिवन क्या है? 4.6 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 कंपेयर कर लो। कंपेयर 1 और 2, कंपेयर
1 and 2। तो आप कोई भी कंपेयर कर लो, हम मोल को कंपेयर कर लो, मोल तो वहाँ पे क्या है 1 माइनस एन, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 है। तो आप एन निकालोगे तो 1 इधर आ जाएगा प्लस और एन उधर जाएगा, तो एन बराबर आपके पास 2 आ गया। तो ये आपके पास ट्रिक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड। ब्रोमिक एसिड और पर ब्रोमिक एसिड, अब सबसे पहले तो आपको ब्रोमिक एसिड और पर ब्रोमिक एसिड क्या होता है ये आना चाहिए, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हो उसी तरह इसमें क्रोमिक एसिड क्या होता है CrO3। अब ब्रोमिक एसिड क्या लिखोगे HbRO3, तो ब्रोमिक एसिड हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का निकालोगे, इसका +1 हो जाएगा, इसका x, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 और 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 0। तो x बराबर आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 उधर हो जाएगा तो 6, और ये प्लस में है तो -1, आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और आपके पास पर ब्रोमिक एसिड अगर कहीं पे पर लगता है तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर निकालोगे 1 और ये x - 2 × 4 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे +7 आ जाएगा। सम करोगे कितना आ गया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये बोला था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना था। देखिए पहला बोला है Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर। तो Mn2O7 जो होता है, Mn2O7 जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है ग्रीन ऑयल होता है। क्या ग्रीन ऑयल होता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो याद रख लो, ठीक है, करेक्ट भले पूछा है, आप हर एक कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में आप जान लो। आपके पास जो V2O4 है वो क्या बोला है, रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव VO2 2+। तो ये एसिड में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व है ना, डिजॉल्व इन एसिड टू गिव, और दूसरा कंपाउंड देता है VO2, आपके पास यहाँ पे प्लस साल्ट देता है ना, साल्ट देता है। तो ये चीज़ आप याद रख लो। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, CrO बेसिक है। तो CrO आपके पास बेसिक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, आपके पास V2O5 जो होता है वो क्या होता है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट करे, बेस से भी रिएक्ट करे, है ना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट हो जाएगा। Mn2O7 इज एन ऑयल, हाँ ठीक है, ग्रीन ऑयल एट ए रूम टेम्परेचर, तो आपके पास ए सही हो जाएगा, और CrO इज ए बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और V2O5 एम्फोटेरिक होता है, तो बोला एसिड से नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और सी बी सही हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने पूरा करेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, आप इससे मैच करा लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था कि CrOH2O आपको T2G EG के टर्म्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आइए इसको कर लेते हैं। देखिए आपको पहला कंपाउंड गिवन है CrH2O 6 3+ आपको गिवन है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है H2NH3, ये न्यूट्रल होता है, तो 6 और ये कितना हो जाएगा 3+, तो x बराबर आ जाएगा 3+। तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ आ गया, और 3+ आ गया तो इसमें कितना हो जाएगा 3D5 4s1 होता है क्रोमियम का, लेकिन 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3, तो एक बाहर से निकल गया और 2 यहाँ से, 3D3 बचा यहाँ पे। अब 3D3 को आप जब यहाँ पे फिलिंग करोगे, है ना, वैसे इसमें T2G या स्प्लिटिंग करा के भरा है, तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है D6 है ना ऑक्टाहेड्रल, तो आप इसको यहाँ पे ऊपर भरते हो और यहाँ पे नीचे होता है T2G और ऊपर होता है EG। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G3 मतलब पहला वाला T2G3 आ जाएगा। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 0। तो फर्स्ट वाला ऐसा कहाँ पे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला आपको सेकेंड में मैच कर रहा है, ऐसा कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला सेकेंड एक ही ऑप्शन है, आगे और टिक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ चलो। ठीक है, आगे और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो एक ही ऑप्शन में सेकेंड है तो हो गया, एग्जाम में भी टाइम बचाना है। ठीक है, बाकी का भी आप खुद से चेक करना, नहीं है तो मुझसे पूछना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला था कि K2Cr2O7 पेपर ACD5 विथ डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू।
अब देखो इसको आपको रिएक्शन आना चाहिए, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आपको रिएक्शन करे मतलब क्या बोल रहा है कि K2Cr2O7 है। चाहे इसी को ऐसे भी लिख के आ सकता है, इसमें बैलेंस कर Cr2O7 2 - केवल आयनिक फॉर्म में लिखा है। और इसका क्या बोला है SO2 से रिएक्शन करा है। तो आपके पास जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या H2SO4 से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है SO2 है और Cr2, कोई बात नहीं। तो टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू, ग्रीन हो जा रहा है एक्सपोज करने पे। तो 3SO4 2 और आपके पास 2Cr+3 यही ग्रीन कलर का होता है ना, और H2O ये होता है। तो यहाँ पे आपके पास इसको बैलेंस भी करके अगर लिखो तो आपके पास इधर ऑक्सीजन कितना है, H कितना है, H2O है, 2H है, और इधर आपके पास एक भी H नहीं। तो इसको बैलेंस करके 2H+ लिखो। ऑक्सीजन तो बैलेंस लग रहा है Cr2O7 2 और यहाँ पे 3 लगा लो तो अब बैलेंस्ड है ना। तो यहाँ पे आपके पास किसके कारण हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, एक ग्रीन कलर हो जाता है ना। इस पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो आप सॉल्व कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फिर CO होता है, फिर आपके पास EN होता है ना, NH3 होता है, और आपके पास C2 ऑक्जिलेट इसको बोलते हैं, और आपके पास क्या होता है H2- होता है। हाइड्रोजन वाले सबसे लास्ट में होते हैं। तो जो गिवन था मैंने उसी के टर्म्स में लिख दिया। आप इसको भी सीरीज को आप याद रख लेना, ये वाला सही हो जाएगा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर बोला था ना, करेक्ट ऑर्डर बोला था। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, क्या बोला था कि 2-मेथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, 2-मेथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। चलो इसको पहले सॉल्व बना लो तभी आपको समझ में आएगा। 2-मेथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, 2-मेथाइल है तो हमने ये लिख लिया 1 2 3, 2-मेथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड बना लिया। क्या बोला है, रिएक्ट्स विथ C, हाँ ठीक है रिएक्ट करा लो, C2H5 इथॉक है ना, ये C2H5 न्यूक्लियोफाइल है, इससे रिएक्शन कराना है। तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा, तो आपके पास देखो ये कि अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड कभी अगर मान लो 1 डिग्री है ना, और यार लेस स्टेरिक बोलो, तो वो हमेशा कौन सा रिएक्शन फेवर करता है, SN2 फेवर करता है। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे अगर ये वेस्ट से आएगा, तो अगर ये आपको मान लो ये वेस्ट पे गिवन है, तो आपके पास जो ये अटैक करेगा वो किस पे हो जाएगा, ये आपके पास डैश पे हो जाएगा। यहाँ पे जो अटैक किया है किस पे हो जाएगा, C2H5O है ना, ये डैश पे हो जाएगा। तो ये होता है इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, SN2। और नेक्स्ट है क्या, पहले दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। C2H5 क्या बोला, वेयर ऑन रिएक्शन विथ C2H5OH इट गिव्स। अगर अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो है ना, तो ये सेम चीज़ है, यहीं पे ये बोल रहा है अल्कोहल के साथ रिएक्शन। भाई मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, C2H5OH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे तो ये रिएक्शन SN2 हो जाएगा। SN2 क्यों हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन SN1 पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा। अभी याद रख लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपके पास SN1 कराएगा, ठीक है। और SN1 में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं। तो बस इसमें तो यही पूछा था फिलहाल के लिए। अगर आप इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे कैसे होता है वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, और फर्दर ये कार्बोकैटायन रीअरेंज करता है। ये आपके पास हाइड्रोजन जो था वो इधर जाता, ये इधर जाता। क्यों करता है रीअरेंजमेंट, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो इसलिए रीअरेंजमेंट। अब आपके पास यहाँ पे जो था, ये जो कार्बोकैटायन बना था, यहाँ पे आपके पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, वो C2H5 ये अब जाके जुड़ता है ना। तो यहाँ पे SN1 था, वहाँ पे SN2 था। तो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये आइसोब्यूटाइल, ये रिएक्शन भी आपको देख लो। पहले वाले में आपके पास आइसोब्यूटाइल है, ठीक है, हाँ ये आपके पास OH, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन भी है, 1 2, ठीक है, आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पे क्या है, ईथर है, हाँ वो ईथर गिवन है, ठीक है। तो और ये इधर इथाइल लगा है 2 कार्बन, तो आइसोब्यूटाइल ईथर। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको SN2 यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वहाँ पे SNO टर्ट ब्यूटाइल ईथर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इससे भी तो गेस कर, ये टर्ट ब्यूटाइल है, 3 डिग्री दिख नहीं रहा आपके पास, टर्ट ब्यूटाइल है ना, ईथर यहाँ पे लगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेजर प्रोडक्ट। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये है आपके पास Cl और ऐसे है, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो, NaOH और आपके पास H2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपके पास यहाँ पे जो ए बेस है ना, ये उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, यहाँ पे बेस काम करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन हो जाएगा। SN1 रिएक्शन क्या, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। 2 डिग्री है, कार्बोकेटायन स्टेबल है थोड़ा सा, तो आपके पास यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा ना। सारे कंडीशन आप याद रख लो, बाकी SN1 SN2 जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। तो आपके पास ये हो गया। अब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए हैं आपको बस ये देखना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, और यहाँ पे मैं एक तरीके से बोल दूँ तो ये NaOH भाई स्ट्रॉन्ग बेस है, ये SN2 रिएक्शन ही करेगा। ये H2O जो लगा है ना सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या, ऑक्सीजन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच हो पोलर प्रोटिक, और वो SN2 फेवर करेगा। ये लेस स्टेरिक भी है, 3 डिग्री होता तो SN1 करता जरूर है ना। तो SN2, बाकी प्रोडक्ट तो आपके पास यही बनता। अब यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको C सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ, ये आपके पास सुटेबल रीजन कौन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो गिवन है, कलर चेंज करूँ मैं, यहाँ आपके पास ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना। और 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट है जो चेंज कर देगा, तो आपके पास जो PCC होता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, और 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास हो तो उसको कीटोन में चेंज कर देता है। सबसे बेस्ट यही है सुटेबल रिएजेंट, है ना। तो आप याद रख लेना इसको। आइए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर कोई ऐसा है PCC आपको, हाँ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद रख लो। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जो हमारे पास रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, है ना। और प्रोडक्ट कौन सा बनता है ये भी आपको पता होना, जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होता है वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B दिख रहा है, जो ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल विच वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। कौन सा है अल्कोहल जो फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली है, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी ऐसा रिएक्शन आए, मैं कलर चेंज करता हूँ, है ना। ये आपके पास लूकास रिएजेंट बोलते हैं इसको, लूकास रिएजेंट, जो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करता है ना। तो ये होता है क्या है, JTNCl2 और आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है। जब आपके पास ध्यान देना 1 डिग्री अल्कोहल होता है, तो ये आपके पास क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो बहुत ही हमारे पास कहने का मतलब है, जो 3 डिग्री वो बताता हूँ, वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो टर्बोडिटी तुरंत ही वो हो जाता है, इमीडिएट टर्बोडिटी अपीयर हो जाता है, इमीडिएट टर्बोडिटी, है ना। और जब 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है ना, टेक लिटिल टाइम, ठीक है। डाटा शायद 5 मिनट होता है, लेकिन 1 डिग्री आपके पास आता ही नहीं, बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये आप बोल सकते हो। तो आपके पास जो इमीडिएट टर्बोडिटी देता है ग्लूकोज रिएजेंट के साथ, वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, तुरंत पता चल जाता है ना। तो आपके पास इसमें बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 में 3 डिग्री अल्कोहल कौन है, सबसे पहले अल्कोहल बना लो। यहाँ पर आपके पास क्या है, पेंटेनॉल है, इसको बना लो पेंटेनॉल। 1 2 3 4 5, 1 5, ये कितना है 1 डिग्री, ये तो नहीं देगा। 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, 2 मेथाइल है, 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल है। और 2 पे हमारे पास मेथाइल लगा है, तो ब्यूटेनॉल, इसको हम OH कहाँ पे लगाएंगे, तो मैं कहूँगा आप यहीं पे लगा लो 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल, क्या गारंटी है इस बात की ये सही है। तो ये 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल देखो यहाँ पे क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो 4th ऑप्शन में स्पेसिफाई करके गिवन है 2 पे ही ऑल है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। क्योंकि देखो 4 बनाओ, ब्यूटेन है 4 और 2 पे OH लगा है,
और 2p मिथाइल भी लगा है, 2p मिथाइल, तो ये आपके पास साफ साफ दिख रहा है ये 3 डिग्री है, तो इसलिए आपको और चेक करने की ज़रूरत था ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन था कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास था फिनॉल, फिनॉल का आप स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, बना लो तभी एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल पाओगे। दूसरा स्ट्रक्चर था पैराक्रेसॉल, तो क्रेसॉल पैरा, देखो OH बना लो, क्रेसॉल OH और CH3 होता है, पैरा पे है तो आपके पास यहाँ पे CH3 लगा लो। और आपके पास मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल OH है और मेटा पे आपने NO2 लगा लिया। पैरा नाइट्रोफिनॉल है तो आपने क्या किया, यहाँ पे OH है और आपने यहाँ पे NO2 लगा लिया। अब आपको यही चेक कर लेना है जो हमारे पास कंजुगेट बेस बनाना। एसिड क्या होता है, आप देखो यहाँ पे समझो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकलता है। आपके पास एक एसिड है, आप क्या करोगे -H+ यहाँ से बाहर निकालोगे, जो कार्बन आयन बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने कंजुगेट बेस बना लेना H+ निकाल के, वही कार्बन आयन ये ऐसे बन गया ऐसे। अब स्टेबिलिटी चेक कर लो, यहाँ पे आपके पास केवल -I लगेगा, मेटा पे आपके पास कोई रेजोनेंस नहीं लगता है ना। यहाँ पे -I और -M लगेगा और यहाँ पे +H लगेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो दिख रहा है वो चौथा वाला दिख रहा है, मोस्ट एसिडिक, क्योंकि वही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। जो कार्बन आयन किस क्या पसंद होता है, -I -M -H है ना, ये कार्बन आयन को पसंद होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं डी वाला सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 1 ही है, डी करेक्ट करके आगे बढ़ चलो। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपके पास फिनॉल है और Br2 वाटर के साथ ट्रीट किया जा रहा है ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ जाता है। ये बात याद रख लेना, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। और अगर आपको Br2 कभी CH2 के साथ गिवन हो, Br2 CH2 के साथ गिवन हो, तो आप उस केस में आर्थो और पैरा पे ब्रोमीन को जोड़ोगे। आर्थो और पैरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आर्थो और पैरा पे आप जोड़ोगे, ठीक है। और वो भी मेजर कौन होगा, वो मेजर ये पैरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा गिवन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, तो टाइटेनियम जिगलर नाटा कैटलिस्ट में होता है, ये तो याद ही है ना। विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम होता है, तो आपके पास ये याद हो गया। ए का 4th और सी का 1st, ए का 4th सी का 1st, ऑप्शन नंबर डी एक ही सही है। तो ऐसे में आपको सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि एक बार आपको बस ये चीज़ें पता है, चीज़ें बस वो कर लो है ना, और याद रख लो, बाकी का याद रख लो, क्योंकि हर ऑप्शन चेक करना नहीं, टाइम भी बचाना है। तो द कॉम्पाउंड दैट इज़ वाइट इन कलर, आपको बोला है द कंपाउंड दैट इज़ वाइट इन कलर, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड जो वाइट इन कलर होता है, तो आपके पास लेड सल्फेट जो होता है PbSO4 जो होता है ये वाइट इन कलर होता है, ठीक है। ये आपके पास वाइट। अब कहोगे अमोनियम सल्फाइड कैसा होता है, अमोनियम सल्फाइड आपके पास ये सॉल्यूबल होता है ना, ये सॉल्यूबल होता है। लेड आयोडीड ये आपके पास ब्राइट येलो होता है, सब बता देता हूँ, ये याद रख लो, ब्राइट येलो होता है। और ये आपके पास येलो होता है, ठीक है, ये येलो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास स्टार्च गिवन है, स्टार्च आप किससे, ये स्टार्च किससे रिलेटेड है आप ये बता दो। तो स्टार्च हमारे पास जो होता है अल्फा ग्लूकोज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप याद रख लो। अच्छा बाय मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत रटने वाला है, तो मैं कहूँगा सारे क्वेश्चन आप देख लो PYQ के, उसमें भी क्योंकि मैं ज़्यादा जब PYQ कराया तो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसमें सारे रटने वाली चीज़ें थे। तो मैंने आपको क्वेश्चन तो करा दिया है, पर आप वैसे ही याद रख लेना, उसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें थी थोड़ी मोड़ी हैं वो बता दी, बाकी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे तो मैंने करा दिए है ना। तो आप परेशान नहीं होना कि उसमें मैंने वो नहीं बताया सब कुछ, है ना। जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक चीज़ ट्रिक भी बता दूँगा। तो देखो स्टार्च यहाँ पे ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो आप ये बोल सकते हो। और आपके पास जो सेलुलोस है, वो सेलुलोस आपके पास बीटा ग्लूकोज से रिलेटेड, सेलुलो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी मैच करा लो, बस सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 डिकम्पोज ऑन हीटिंग, क्या बोला है, एट 500 केल्विन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्म अलॉन्ग विथ इतना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आइए देखते हैं इसको। तो जब KMnO4 होता है ना, उसको आप हीट करते हो, सिंपली आप इसको हीट कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, K2MnO4 बन जाता है, साथ में MnO2 प्लस O2 बन जाता है। ये आपको याद करना है, तो K2MnO4 और MnO2 बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ रॉकेट नहीं था, बस सिंपली याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिखने में आपको डरावना लग रहा होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, आइए इसको समझते हैं।
अब बस यहाँ पे गिवन क्या था, आप इसको ध्यान से देखो, पहले इसको बना लो, है ना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा है। तो आपके पास एक एस्टर गिवन था और यहाँ पर भी आपके पास कार्बन और एक आपके पास CH3 गिवन था। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास OET गिवन था। अब एक OET था, बात ये है कि ये OET कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे OET था ना, वो जो अटैक करता, ध्यान दो, आप क्या करते ना पता है, आप इसको अटैक करा देते, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कराते या इस पे। तो डियर ये कुछ नहीं करेगा, ये आपके पास बेस का काम करेगा। और इसको सामने दिख गया अल्फा एच, ये यहाँ से एच ले लेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव है ये आपको इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोनिल कार्बन, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये वापस से आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। कितने मेंबरिंग बना, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबरिंग बन गया। आप तुरंत बना लो, 5 मेंबरिंग तो ऐसे ही था, पहले उसको ऐसे बनाओ, अब 6 मेंबरिंग बनाना है। तो आपके पास ये कार्बन था, जैसे था वैसे ही मैं बना लेता हूँ, और लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया। एक आपके पास ऐसे था, ये कार्बन था, है एक आपके पास ये कीटोन वाला कार्बन था, और यहाँ से ये अटैक किया था, और यहाँ से आपके पास यहाँ से ये बना था। तो 1 2 3 4 5 6 बन गया, यही तो बना आपके पास, है ना। और आपके पास डबल बॉन्ड कहीं और कीटोन, हाँ ठीक है, सब कुछ बन गया। और एक, हाँ ये था, ठीक है भाई, सही है। अब यहाँ पे कायरल कार्बन देख लो, कहाँ पे आपको कायरल कार्बन क्या होते हैं, जो ऐसे कार्बन, ऐसा कायरल क्या होता है, लिख लो यहाँ पे। कायरल कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है ना। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इन जनरल sp3 होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, उसी को कायरल बोलते हैं भाई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सर्च कर लेना, ट्रिक एंड टिप्स वाला प्लेलिस्ट देख लेना, कभी डाउट ही नहीं होगा। ऐसे मैंने ट्रिक बनाए, 15 मिनट का वीडियो ना, एक दिन की मेहनत से बनाया है, वो बहुत एनालिसिस करके, तो वहाँ पे डाउट नहीं होगा, है ना। तो आपके पास, और यहाँ पे CH3 था, ठीक है, सब कुछ आपके पास बनाया है। तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक कायरल कार्बन है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है, ये वाला अलग ग्रुप है, ये अलग है, इधर जाओगे अलग, इधर जाओगे अलग, है ना। तो 4, और ये एक आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये भी कायरल है। तो आपके पास कितने कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। तो आपके पास कायरल सेंटर जो आएंगे वो 2 आएगा, वो आंसर आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, अब इसमें क्या बोला था, इसमें आपसे बोला था कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना था, और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन बहुत ही सिंपल होता है। आइए मैं आपको करा देता हूँ, देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, आपके पास क्या है, ये NH2 है, और आपके पास ये NH2 है। आपके पास गिवन क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे CH3, उसको एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर ये होता है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड आपको ऐसे कभी कभी ऐसे भी लिखाएगा, ये भी AC2O और ट्वाइस, है ना, ये भी लिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अवगत रहे ना सारी चीज़ों से, ठीक है। तो कहीं पिछले क्वेश्चन मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा था, एक गेस पेपर 2 में या 3 में, तो आप उसको देख लेना, है ना। तो देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अच्छा छोटी मोटी दोस्तों गलतियाँ कभी हो जाए ना, तो आप उसको देख लिया करो, परेशान मत हुआ करो कि सर ने ऐसे कर लिया, आप कमेंट कर दिया करो, मैं बता दूंगा, है ना। छोटी मोटी गलतियाँ दोस्तों लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, दिमाग पेन सब कुछ चल रहा है, तो थोड़ी मोटी गलतियाँ हो जाती है, तो आप वैसे होंगी नहीं, कोशिश यही है, पर हो जाती हैं तो आप पूछ लिया करो, बता दूंगा, ठीक है। देखो होता क्या, ये लोन पेयर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हमेशा कार्बोनिल कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। और आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है कि एरो अगर ऐसे चला तो आगे एक साइड नेगेटिव और पीछे एक साइड टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। और दोस्तों मैं 50 लेक्चर पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक कभी दिक्कत नहीं आएगी, इस बेसिक लेवल से बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है, पहले बेसिक ऑर्गेनिक, फिर जीओसी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। जे एडवांस तक बात कर रहा है ना, नीट जेई में सब हो जाएगा उसमें, तो पढ़ाऊंगा, है ना। आप लोग अगर फिर से तैयारी करोगे तो आप बताना, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ से ये टूट जाएगा, और कैसे एरो चलता है, क्या चलता है, सब सिखा दूंगा। ये फिर यहाँ से टूटा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन की साइड ही क्यों गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर वो नेगेटिव आएगा और ये वापस से आएगा और इसको तोड़ के पूरे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाता है, ध्यान देना। यहाँ पे NH2 था, तो ये NH बचेगा, और आपके पास जो COCH3 वो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, है ना। वो तो बाहर निकल गया, आपके पास यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल निकला वो ये इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है, यही इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बन गया। अब देखो जैसे ही ये बना तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे था, ये NH2 था, ठीक है, ये आपके पास मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कहीं भी मैच कर रहा है, दिखने में डरावना था पर है इजी, तो ये हो जाएगा, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में एक डाउट होगा कि सर यहाँ पे NH2 था, आपने एक ही NH क्यों लिखा? तो दोस्तों मैं बता दूँ, NH2 था नो डाउट, जैसे ही लोन पेयर अटैक किया वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, वो न्यूट्रल करने के लिए H+1 निकल जाता है, ठीक है, तो वो वर्कअप हो जाता है वहाँ पर। आइए फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे सिंपली बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपल लिखने को डरावना सा लिखा है, बाकी है कुछ नहीं इसमें, है ना, CH3 था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, PHMgBr। यहाँ पे ये मेटल पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा ना, PH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और ये आपके पास PH हो गया, ठीक है, जैसे ही हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे H2 वर्कअप होने के लिए H आके जुड़ जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा PH, और यहाँ पे OH। कभी भी अगर ऐसा होता है तो वो H अपने आप आ जाता है, अपने आप क्या, आप वर्कअप के लिए उसे लिख सकते हो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ दिख रहा है, PH और CH, एक PH पहले से था, है ना, PH क्या, फॉलोइंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये क्या बोला, विच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग, तो रिएक्टेंट पूछा है ना, तो आपके पास ऑप्शन नंबर यही D सही हो जाएगा, है ना, रिएक्टेंट यही हो जाएगा, क्योंकि यही रिएक्टेंट तो हमने लिया है। आपके पास वो प्रोडक्ट बनाना था, है ना, बाकी सब चेक करके देख लो और से नहीं बनेगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइन, तो ऐसा बेसिसिटी ऑर्डर अमाइन का बताना है। तो देखिए मैं आपको इसमें भी एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, कभी भी बेसिसिटी अगर निकालना हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी, है ना, बेसिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, है ना, ये होता है डायरेक्ट। और आपके पास sp3 नाइट्रोजन है, sp2 है और फिर sp है, तो वो ज़्यादा बेसिक होता है। और हमेशा लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ये पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, लोकेलाइज जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, वो लोकेलाइज लोन पेयर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास अगर ध्यान से देखो तो मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर अवेलेबल है पूरा, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो एक चीज़ पता हो गया कि आपके पास ये D वाला नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे जो C वाला है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा अवेलेबल है लोन पेयर, कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं जा रहा, और ये sp3 भी है, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर जो है नो डाउट, लेकिन ये कैसा है, ये sp2 है, तो sp3 वाला ज़्यादा हो जाएगा, C हो गया, और फिर आपके पास B हो जाएगा। और C भी आपको ऑप्शन नंबर एक ही में एक दिख रहा है, ऑप्शन D, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत था ही नहीं, ऐसे टिक करके आगे बढ़ चलो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी एनिलीन और पैरॉल में एनिलीन ज़्यादा बेसिक होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कैसे था। देखो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से सोचना है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, पर आपको वही है एग्जाम में आप डर जाते हो। तो यहाँ पे कार्बन है और एक कार्बन और है, हाइड्रोजन को मैं नहीं बना रहा हूँ, आप बड़े बच्चे हो, आप समझ है ना, समझ जाओ। तो Br2 है और क्या H μ है पहले स्टेप में, ठीक है, क्या Br2 H μ है, और दूसरे स्टेप में KOH डाइल्यूट मीडियम में गिवन है। तो देखिए Br2 H μ आपको और KOH गिवन है, ठीक है। तो आपको ये पता है कभी अमाइड गिवन होता है तो ये किस में चेंज कर देता है, इसको अमाइन में चेंज कर देता है, याद है ना भाई, हॉफमैन रिएक्शन समथिंग। तो आपके पास हीटिंग भी था, ये आपके पास पूरे कंपाउंड को इसमें चेंज कर दिया, पूरे उसको अमाइन में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पूरे में चेंज कर देगा किसमें, NH2 अमाइन में चेंज कर दिया। और आपके पास ये ऐसे था, है ना, ये आपके पास कंपाउंड में गिवन ही था CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है। वैसे ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है, गलत ही कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे जो गिवन था ना Br2 H μ गिवन था, ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है ना, एलाइल ब्रोमिनेशन। मैंने ये क्वेश्चन में आपको पिछले किसी सेशन में कराया था। तो आपके पास एलाइल पोजीशन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये एलाइल पोजीशन होता है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा ना, वो एलाइल पोजीशन पे जुड़ जाएगा। कहाँ पे जुड़ेगा, देखो NH2 है और आपके पास इस पोजीशन पे आपके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल था। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा पता है, इसके ऊपर लोन पेयर था, है ना, और लोन पेयर जैसे था यहाँ पे बेसिक मीडियम था ही, वो पूरा ये इस पर अटैक कर लेगा। जैसे अटैक किया यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया।
अब ये जैसे ही बाहर निकल गया तो आपके पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, और ये अटैक किया N प्लस H, और ये H ऐसे रहेगा, और यहाँ पे C ऐसे था, और ये अटैक ही किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक C बाहर था। अब आपके पास बेसिक मीडियम था, बेसिक था, तो एक H प्लस ये ले लेगा, है ना, H प्लस ले लेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो NH आ जाएगा, और यहाँ पे C, और ये आपके पास C ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये C सही हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप याद रख लेना। वो आपके पास Br2 और केवल KOH और हीट होता है ना, तो आपके पास अमाइड को अमाइन में चेंज कर देता है, अमाइड को अमाइन में चेंज कर देता है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है, वो मैंने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, Br2H इंटू म्यू गिवन है। अब देखो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है कि इसको कैसे सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे आपके पास फिर से वही कहानी आ गई। अच्छा, जेईई मेंस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये जेईई मेंस का है और ये जेईई मेंस 2000 उसमें भी पूछा गया है। तो ये आप याद रख लेना, Br2 और H इंटू म्यू है। तो ये हमेशा काम जो करता है वही करेगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन ही करेगा। मतलब एक बार आपके पास ब्रोमीन कहाँ पे जोड़ देगा, एक बार ब्रोमीन आपके पास काफ़ी इसका थिकनेस बढ़ गया, आपके पास एक बार ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ देगा और एक बार ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ देगा, क्योंकि ऑप्शन आपके पास एक ही था, ब्रोमीन दोनों ही पोजीशन पे, इसलिए वैसे यहाँ पे एक्सेस में लिखा होता तो ज़्यादा सही होता, पर एक्सेस में नहीं है तो ऑप्शन भी नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लगाओगे। तो भाई बहुत सी सरल क्वेश्चन है। इस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना हो तो आप स्टेबिलिटी चेक कर लो कार्बन आयन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये C वाला है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, तो ये वाला AC हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है, SP वाला है, SP वाला भी बहुत हो जाता है। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा वो C वाला हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो कट कर दो, अब बाकी इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी C। उसके बाद आपके पास कौन सा हो जाएगा, उसके बाद आपको कहीं पे दिख रहा है जो D वाला है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये आपके पास है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे अगर निकालोगे ये कार्बन आयन बनेगा, ये रेजोनेंस भी कर रहा है इधर और इसके द्वारा भी स्टेबलाइज हो रहा है, तो डी हो जाएगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड फिर डी, तो आपके पास सी हो जाएगा और फिर डी हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखोगे तो एस पी वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर बाकी जो बचा और कोई सा बचा ए और बी भी कहीं पर है क्या, ये बी वाला तो भाई ये हटा ही दो, ये बी वाला। अब कहोगे सर यहाँ पर भी SP था लेकिन COOH जो दोस्त वो ज़्यादा है ना, स्टेबलाइज करेगा इस वाले को, डी वाले को, तो इसलिए आपके पास बी वाला लास्ट में हो जाएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास DCl गिवन है। अब DCl जैसे HBr लेते हो वैसे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप दे दिया, DCl दे दिया, है ना। तो ये बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो वाला हमको बनाना है। ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वहाँ पे हमने क्या जोड़ देना है, स्टेबल कार्बोकैटायन की जगह हमको Cl जोड़ देना है। तो आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे, ये कार्बोकैटायन यहाँ वाला स्टेबल है क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री है और ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री, 3 डिग्री की जगह हमको क्या जोड़ देना था, Cl जोड़ देना था। और आपके पास जो 2 डिग्री था वहाँ पे आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप जोड़ देना था, तो आपके पास D यहाँ पे जुड़ जाएगा। बस यही सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में डरावना था। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। देखो यहीं भी आपको जुड़ा है C, इस वाले पे क्लोरीन जुड़ा है और बगल वाले पे ड्यूटेरियम जुड़ा है। तो बस सिंपल था और कुछ नहीं सोचना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका क्या हो जाएगा। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्वेश्चन है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो कार्बन कार्बन होता है और सिलिकॉन सिलिकॉन में, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ पे होती है, तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, कार्बन फिर सिलिकॉन सिलिकॉन और फिर टिन टिन और फिर जर्मेनियम जर्मेनियम, है ना, ये आप याद रख लो, ऑप्शन नंबर C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन था, बोला था कि द वॉल्यूम ऑफ 0.0 एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0 एक्वस BA2। बेस मतलब एसिड बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज होता है, मतलब एसिड इज इक्वल टू बेस, यही न्यूट्रलाइज। अब एसिड क्या जब इक्विवेलेंट
बराबर हो जाते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो देते हैं, जो नॉर्मलिटी होता है वही मोलरिटी होता है, ये भी चीज़ याद रख लें। तो N1V1 M2V2, तो आपके पास यहाँ पे N1 की द वॉल्यूम ऑफ इतना है 0.02 मोलर, तो आपके पास जो मोलर है मोलरिटी आप नॉर्मलिटी बोल सकते हो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रख लो। आपके पास वॉल्यूम आपके पास पूछा था और आपके पास वो भी 0.02 आपके पास 10 ml गिवन था बेस के लिए, है ना। तो आपके पास V1 निकालोगे सिंपली 10 ml आ जाएगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको नॉर्मलिटी मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। द फार्मूला ऑफ बोरैक्स आपसे बोला था क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब बोरैक्स का फार्मूला आपको आना चाहिए Na2B4O5, ऐसे 245 करके हमने याद किया था। दो तरीके से इसको लिखा जाता है, OH4 × 8H2O। अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो 8H2O इससे होता है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल क्या पूछा था, एक्स देखो वाई कितना था यहाँ पे 4 था, जेड कितना था आपके पास 8H2 8 था, और एक्स आपके पास कितना था, ऑक्सीजन कितना था 5 से बराबर, टोटल कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रख लो, तो 70 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला था कि Cr2O7 और H+ इसको बैलेंस करके लिखना था। आपके पास सम ऑफ एक्स एंड वाई जेड आपसे पूछा था, तो यही सिंपल सवाल है। अच्छा, आप ये परेशान नहीं होना है कि एक आध क्वेश्चन जेई के हैं, तो ये सर आप जेई के क्यों करा रहे हो। मैंने ये क्वेश्चन जो लिए ना बहुत रिलेवेंट, पहले नीट का मैच कराया पेपर कैसे है, और जो जेई की थोड़े से एकदम ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन लिए हैं ना, नीट से मिलते जुलते, क्योंकि दोनों एनटीए बनाएगा पेपर, है ना। तो ये चीज़ें मैंने लिया, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करके आप लिखोगे क्या आ जाएगा, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए आपके पास सिंपल यहाँ राइट साइड में कितने H2O हैं, तो H2O आपके पास ऑक्सीजन के एलिमेंट देखे, मैं यहाँ लेफ्ट साइड में देखो ऑक्सीजन आपके पास कितना है 7 है, 7 ऑक्सीजन है आपके पास। राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 7H2O कर लेते हैं, है ना, सिंपल 7H2O के लिए। अब आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 आप यहाँ पे 14H+ कर लो, 14H+ हो गया, बस बैलेंस हो गया, सारा काम बैलेंस। अब 6 है आपके पास, हो तो गया। एक्स आपके पास कितना आ गया 14, वाई आपके पास पता है, वाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वाई ही तो था यहाँ पे, इसको 2C, यहाँ पे कितने सी थे और यहाँ पे 2Cr3+ ले लो, तो वाई आपके पास 2, और यहाँ पे जेड आपके पास 7 हो गया, जेड हो गया। तो ऐड करके लिख लो टोटल X+Y+Z। आपको पूरा एसडिक बेसिक मीडियम में बैलेंस नहीं करना था इसमें, है ना, इसलिए मैंने बोला नीट का क्वेश्चन। तो 23 ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शिनेशन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट का होता है। तो आपके पास NO2 था और यहाँ पे H2O था। मैं अलग से नहीं लिखता हूँ, यहीं पे करके बताता हूँ। आपके पास क्या था, पहले H2O2 था, है ना, यहाँ पे क्या गिवन था H2O2 था, तो H2O2 का स्ट्रक्चर आपके पास बनाना ही पड़ेगा। ये होता है, ये आपके पास -1 ये +1, ये -1 ये +1, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पे H2O के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो -2 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इसका, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है ना। तो NO2, और यहाँ पे देखो NO2, आपके पास NO2 है, तो NO2 का आप जब यहाँ पे लिखोगे तो H2O यहाँ पे -2 है, और HNO3 के यहाँ पे X और 6 5 आ जाएगा, और यहाँ पे NO2 का +3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जा रहा है NO2, और ये आपके पास डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन है। आपके पास MnO4 देख लो, तो यहाँ पे आपके पास MnO4- ये भी आपके पास है, इसको हम लिख लेते हैं MnO4- ऑक्सीडेशन, ये आपके पास X+7 आ जाए, 4 दूनी 8 और ये +7, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये 4 आ जाएगा, तो MnO4 यहाँ पे 7 से ये 4, ये तो भाई इसमें तो हाई रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, सिंपली ये रिडक्शन हो रहा है भाई, इसको तो हटा दो। यहाँ पे देख लो ये कितना हो रहा है 8, और 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये +6, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये +7, और यहाँ पे आपके पास +4। तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, इसका भी आपके पास इसका रिडक्शन हो रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन है, और आपके पास ये भी डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन है ना। और आपके पास NO2, यहाँ पर भी आपके पास देखो एक का ऑक्सीडेशन H2O यहाँ पे
यहाँ पे एक नाइट्रोजन का आपके पास क्या हो रहा है +5 में, और यहाँ पे +3 में जा रहा है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल है, भी डिसप्रोपोर्शनेशन, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन, ऑप्शन नंबर एक ही है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सी सही हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऑप्शन आंसर मिल जाए, आप ऐसे ऑप्शन हो जैसे जिसमें चारों चेक करना हो, तो मैं कहूँगा आप हमेशा उस ऑप्शन को चेक करो जो आपको आता है, उससे पता लग जाएगा, क्या पता वही गलत गिवन हो तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीपल ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं, है ना। ये क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, और वीक एसिड आपके पास किसी केस गिवन होता है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, तो उस केस में जो पीएच होता है वो होता है पी के, वीक एसिड के केस में लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। तो आपके पास पीएच ये पूछा था, पीएच आपको गिवन था, पीएच बराबर 5, पी के आपसे बोला था लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट 0.1 और एसिड आपका 0.01, पीएच पी के इसको सॉल्व कर लो, ये 1 आ जाएगा, और आपके पास पी के बराबर जो आ गया आपके पास 4 आ गया, और आप जब के निकालोगे तो आपको पता है के वैल्यू बराबर क्या हो, 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 10 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना था। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपको लॉग सॉल्व करना नहीं है तो आप पूछ लेना, मैं अलग से बता दूंगा, है ना, ये कैसे होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था, कैलकुलेशन आपको अभी लास्ट टाइम है, कैलकुलेशन नहीं आता तो ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देने की ज़रूरत है ना, क्योंकि ये चीज़ें पहले से सीखनी होती है। फिलहाल जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये है, ठीक है, आपको क्या गिवन, इफ 5, अब अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, भगवान भी भरोसा रखो, आपने साल भर मेहनत किया है तो दिक्कत की बात नहीं है ना। इफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड टू 10 लीटर टू वॉल्यूम 100 लीटर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल बोल दिया, उसमें वर्क डन निकालना, तो सिंपली आपके पास एक फार्मूला होता है -2.03, और क्या होता है NRT, और आपके पास क्या होता है log V2/V1, है ना। आपको वॉल्यूम 2 गिवन है तो आपके पास यही फार्मूला लगना था, एन की वैल्यू मोल गिवन है 5, आर की वैल्यू अगर जूल में लोगे 8.314, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 25/3 ले सकते हो, 3, और यहाँ पे log 100/10 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लो भाई, आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा इसमें सिंपली -28721 जूल में आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आई होप गिवन हो, यही गिवन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोला था कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यू, तो जो बेसिस, यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के होता है ना, सिंपल। तो आगे बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे देख लेना था, तो बेसिक स्ट्रेंथ भाई देखो किसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कलर चेंज करूँ मैं, है ना, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऊपर से लोन पेयर है, प्लस इस पर आपके पास CH3 लगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, CH3 है ना भाई, तो लोन पेयर डोनेट करेंगे, और ऊपर से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटाएंगे। अब यहाँ पे NO2 है, ये तो भाई -I और -M, कौन कहे बढ़ाने को, ये बेसिसिटी घटाते हैं। तो आपको एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि जो C वाला है वो सबसे लास्ट में होगा, तो ऐसा ऑप्शन पहले 2 ऑप्शन कट कर दो, C लास्ट में होगा, और सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा, तो B इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है। अब कंपटीशन D और A में है, D में यहाँ पे आपके पास आइसोप्रोपाइल लगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस H भी लगाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो D वाला पहले हो जाएगा, तो B D ऑप्शन नंबर B सही हो गया, तो ये सही हो जाएगा भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम टू अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और आपसे ये बोला है कि ये यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, मतलब आपके पास टेम्परेचर क्या हो गया, ΔT 0 हो गया, मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी भी हो गया 0 हो गया, कुछ सोचना ही नहीं था, ऑप्शन ये टिक कर लो। चूज़ द पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, अच्छा पोलर और नॉन पोलर का ट्रिक ऐसा बताया हूँ, वो भी कभी गलत ही नहीं होगा, 15 मिनट की वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है, देख लेना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, परेशान नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं ये नहीं बताऊँगा। देखो CCl4 है, ट्रिक ये है, अगर आपके पास सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, साइड एटम के बराबर है, साइड एटम 4 है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आपका जो म्यू आ जाता है 0 आ जाता है, मतलब नॉन पोलर होगा, है ना। अच्छा इसके 3 रूल होते हैं देखने के, वो आप ट्रिक देख लेना है, क्योंकि ट्रिक फेल हो जाता है, मैंने वहाँ पे जो ट्रिक बताया वो कहीं भी फेल नहीं होता, वही तो इसलिए मैंने बोला, और तीनों रूल ही बता देता हूँ। आपके पास ये पहला रूल है। दूसरा, आपके पास अगर सिमेट्री दिख गई, मैंने क्या बोला, दूसरा अगर आपको सिमेट्री दिख गया तो भी आपके पास म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CO2 या
CO2, यहाँ पे आपके पास CO2 वाला एक धोखा देने वाला क्वेश्चन है। कहोगे सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है लेकिन इसके CO2 के साइड एटम तो इसके नॉट इक्वल टू बराबर हैं, तो आप म्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आप धोखा खा गए। धोखा इसलिए खा गए कि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका ऑक्सीजन अपने साइड खींचेगा, ये अपने साइड, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे सिमेट्री भी दिख रही, तो ये म्यू आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप धोखा मत करना। CH2 है ना, CH2 है, तो देखो यहाँ पर भी sp2 है और यहाँ पर भी sp2 है, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है 0 है तो आपके पास म्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 0 है, सिमेट्री भी है, आपके पास एक ही रह जाता है CH यहीं भी जो डाइपोल मोमेंट आता है नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब कैसा होता है, पोलर होता है, 0 मतलब क्या हो जाता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो याद रख लेना। आइए नेक्स्ट ऑप्शन टिक कर लो, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो H2O जो ये खुद ही के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, है ना, यहाँ पे O और H है, तो ये O इसके साथ करेंगे, है ना, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है, यहाँ पे NH3 ऐसे ही इंटरमॉलिक्यूलर करेगा, है ना, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर जी, ये है आपके पास यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल टाइप सा है ना, यहाँ पे ये है, ये ऑक्सीजन की H यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन अ मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2-फॉर्माइल हेग्स 4 इनोइक एसिड, 2-फॉर्माइल हेग्स इनोइक एसिड है। तो अब सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आइए देख, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पैरेंट चेन में 6 कार्बन बना लो, 6 कार्बन, 3 4 5 6, 3 3 6, और 2 पे फॉर्माइल लगा है, 2 पे फॉर्माइल मतलब आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे 2 फॉर्माइल मतलब एल्डिहाइड आप लगा लो। ठीक है, और क्या बोला, 1 2 3 4 4 पे इनोइक लगा, 1 2 3 4 4 पे इनोइक, 3 नहीं 4 पे लगा है ना, तो यहाँ पे 4 इनोइक एसिड, 4 इनोइक एसिड, तो ये तो सही बन गया, लेकिन इनोइक एसिड है, ओइक एसिड किस में लगता है आपके पास, जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये था, है ना, इधर से तभी तो करोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे टोटल काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 तो आपके पास पाई बॉन्ड दिख रहा है। सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करोगे, यहाँ पे 19 आ जाएंगे, पूरा जो सिंगल बॉन्ड है काउंट कर लो, आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, 22 बॉन्ड आ जाएंगे। चेक कर लेना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मेन तो स्ट्रक्चर था, बाकी तो आपको आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर कितना हो जाएंगे ओजोन के, तो ओजोन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ओजोन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है, या आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, देखो दोनों स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, डाउट में, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर देखो, ऑक्सीजन सभी भी एटम आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस वाले ऑक्सीजन पे लोन पेयर निकालो पहले, तो 2 बॉन्ड बने हैं मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की कमी है तो 2 लोन पेयर हमने लगा दिया कंप्लीट। ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बने हैं, देख रहे हो ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लोन पेयर की कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ लगा लो, और इसी तरीके से यहाँ पे 3 लोन पेयर। तो टोटल क्या बोला है, लोन पेयर कितने आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ हाईएस्ट फॉर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो आपके पास क्लोरीन की होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो ये आपको आना चाहिए, क्लोरीन की किसकी बॉन्ड ये मतलब आपको जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, डी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल है ना, उन सब में चीज़ें पता है। तो जब जो आपके पास Cl2 होता है, फिर Br2 होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये ऑर्डर होता है, तो क्लोरीन का आपके पास सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, तो अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, क्या मैंने बोला, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, तो उस केस में जो आयनिक रेडियाई होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। तो आपके पास यहाँ पे देख लो, एटॉमिक नंबर सबका आप निकाल के चेक कर लो, तो आपके पास जो आयनिक रेडियाई आएगा, यहाँ पे सल्फ़र, और कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहाँ पे आयनिक रेडियाई क्या हो जाता है, घट जाता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आयनिक रेडियाई घट जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लो,
सल्फ़र का मतलब है कितना है 18। पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लो। सल्फ़र का 16 होता है, 2 नेगेटिव आ गया है ना, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम आपके 19 होता है, और ये एक पॉजिटिव है मतलब 18 है। ये आपके पास 18 20 होता है, और ये भी आपके पास 18 है। अब जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका आयनिक साइज सबसे ज़्यादा, तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर तो 16 होता है, सल्फ़र का 16 होता है ना। तो और इसका 19 होता है, और इसका कितना होता है 20 होता है, और इसका 17 होता है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सल्फ़र हो जाएगा, S2- हो जाएगा, और फिर क्लोरीन हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द इनिशियल एनर्जी ऑफ सोडियम किलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ इतना। तो कि सिंपल है भाई, तो आपके पास एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी का एक डायरेक्ट फार्मूला दे देता हूँ, 12 आपके पास ये होता है ना। और यहाँ पे चाहे आप ये भी लगा सकते हो, देखो आपके पास E बराबर H/म्यू लगा लो, म्यू बराबर C/लैम्डा होता है, लैम्डा वेवलेंथ। चाहे मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला देता हूँ, आपके पास 1240 है ना, और यहाँ पे लैम्डा, और ये नैनोमीटर में है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नहीं तो है ना, ये याद रख लें। डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू लिख लो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मेन यूनिट का खेला था, तो यूनिट आप जब इसमें चेंज करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करोगे, तो क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे कितने से, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी आपके पास जूल पर एटम में आ जाएगा, तो आपके पास टोटल आंसर जो आ जाएगा वो 4, यहाँ पे मेरे 4 9, आप मल्टीप्लाई करना है ना 9। और मैं बता दूँ आपको, कैलकुलेशन इजी आएगा, और थोड़ा सा तैयार भी रहो, आप कैलकुलेशन पूछता है नीट में भी। तो 494 किलो जूल के मोल के आसपास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम हमारा आईडी ये है, व्हाट्सअप ये है, टेलीग्राम ये है। ठीक है, आपका मन हो आप अपडेट होने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। ये PDF आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, मैं मानता हूँ। लास्ट में कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में है तो फास्ट ही सही है ना। जल्दी से लास्ट में रिवीजन, अब वो टाइम नहीं है कि आपको 1 घंटे पढ़ना है, अब रिवीजन है। ठीक है, तो मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा अच्छे से चैप्टर, तो उसमें बिल्कुल आराम से चलेंगी चीज़ें। ओके, थैंक यू एवरीवन।